सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2022 जे के बॉस के साइंस के पेपर में। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने पहले जो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, वो वाले हमने डिस्कस किए थे जब आपका पेंडिंग था। चूँकि आपका एग्ज़ाम है इसलिए हम जो है इसको इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले। जस्ट यहाँ पे जो है हम कुछ की पॉइंट्स जो हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरह से जो है एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना, क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो है आप इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, ताकि आपका जो है कम टाइम जो है इस साइड में जाएगा एंड आप अपना टाइम जो है मेजरली डिवोट कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। एंड क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल, तो एनीवे हम इसको जो है देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ पीपल ऑफ अवर आई, ठीक है ना। डिम लाइट के अंदर जो है हमारा जो पुपल होता है उसका साइज का क्या होता है, एंड ब्राइट लाइट के अंदर हमारे पुपल का साइज का क्या होता है। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर एट फर्स्ट आप अगर जो है अगर आई की जो है आप इस तरह से जो है बना सकते हैं, इस तरह पुपल को दिखा सकते हैं, इधर आयरस एंड देन इसके बाद जो है जहाँ पे पुपल आयरस एंड बस एक आपको पुपल दिखाना है, एक आपको आयरस दिखाना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आप लेंस दिखाएंगे, जहाँ पे रेटिना दिखाएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो इतना आप अगर साथ में दिखाएंगे, ठीक नहीं दिखा सकते तो अगर आप फास्ट नहीं है डायग्राम बनाने में तो बेटर के नाम बनाए डायग्राम। चलो डिम लाइट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, हमारा पुपल जो होता है आयरस जो है एक जो ब्लैक सा होल होता है, जिसको आयरस जो है हमारा इस तरह से होल्ड करके रखता है। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि आयरस हमारा ये वाली जो होता है आयरस बाहर का ये वाला, ठीक है ना, ये जो है इसकी कंट्रैक्शन एंड इसकी एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। हमारा आयरस जो है इसको जो है छोटा भी करता है एंड इसको जो है बड़ा भी करता है। जब हमारी लाइट डिम होती है, ठीक है ना, डिम होती है तो आयरस हमारा क्या करता है, आयरस हमारा रिलैक्स करता है, ठीक है ना। आयरस हमारा रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने की वजह से ये मसल थोड़ा पीछे पीछे जाते हैं एंड जो हमारा ये होल होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। अब होल जब बड़ा होता है तो हमारी जो लाइट होती है, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा लाइट जो है आँख के अंदर एंटर हो पाए, ज़्यादा लाइट आँख के अंदर एंटर हो पाती है तो हम जो है अपने डार्क एरिया डिम लाइट के अंदर जो है चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो डिम लाइट के अंदर जो है हमारा पुपल जो है वो एक्चुअल में एक्सपेंड होता है, ठीक है ना, इनलार्ज होता है, या इसका हम जो लिखेंगे डायलेट या इनलार्ज, ठीक है ना। इनलार्ज होता है स्पेशली कब, जब हमें जो है डिम लाइट होती है, सो दैट जो है ज़्यादा लाइट जो है हमारी आँख के अंदर जाए ताकि हम जो है चीज़ों को देख पाएँ, ठीक, डिम लाइट के अंदर। और जब अगर लाइट ब्राइट होगी, ठीक है ना, तो ब्राइट जिस वक्त लाइट जो है ब्राइट होती है उस वक्त क्या होता है, हमारा जो आयरस है, ठीक है ना, ये वाले जो मसल्स होते हैं जिन्होंने पुपल्स को होल्ड करके रखा होता है, ठीक है ना, इस ब्लैक को, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इसको कंट्रैक्ट करते हैं, इसको कंट्रैक्ट करते हैं सो दैट ये वाला जो है छोटा हो जाए। छोटा होने की वजह से जो है कम लाइट अंदर एंट्री होती है तो हम जो है ईजिली चीज़ों को जो है फास्ट, अगर ब्राइट लाइट होती है उनके अंदर भी हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा ये जो पुपल होता है, ठीक है ना, ये साइज़ में रिड्यूस करता है जब ब्राइट लाइट होती है एंड साइज़ में जो है एनलार्ज या डायलेट करता है जब ब्राइट लाइट जो है हमारी जहाँ पे हमारी जब ब्राइट लाइट जो है कम होती है, एट दैट टाइम एनलार्ज एंड ये करता है, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 2 लाइन्स के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगर ये वाला नहीं कर सकते तो जहाँ पे इसने एक और ऑप्शन दे रखा है, गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द आई, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम्स हमें जो देना है, ठीक है ना। अगर आई की हमें डायग्राम बना दी होगी या बनाएंगे, अगर नाम बनाई होगी तो इस वाली में हमें जो है अगर ये वाला हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बनानी चाहिए। कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम एन आई टू ब्रेन, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा रेटिना होता है एंड जहाँ पे जो है हमारी एक्चुअल में नर्व्स होती है जिनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स हमारी क्या करती है, ये जो हमारे रेटिना पे जो भी इसको जो है इमेज बनती है इसको जो है ट्रांसमिट करती है ब्रेन में एंड ब्रेन हमारा जो है इंटरप्रेट करता है चीज़ क्या है। तो कैरी सिग्नल्स फ्रॉम एन आई टू ब्रेन, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि साइंटिफिक नेम्स क्या है आई के इन पार्ट्स का, ठीक है ना। ए होल इन मिडल ऑफ आयरस, आयरस के मिडल में जो होल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म,
विच कलर इज डिविएटेड लीस्ट एंड विच कलर इज डिविएटेड मोस्ट, ठीक है ना। ये वाला जो है हमने मॉडल पेपर के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट किया था। अगेन इसने जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्रिज्म का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर भी जो है आप ये वाली जो है डायग्राम बनाएंगे, जस्ट थोड़ी सी ही, ठीक है ना। जहाँ पे आपने इस तरह से दिखाई, ठीक है ना, 1 सेकंड लगेगा। एड यहाँ से आप इस तरह से बेड दिखाएंगे, एड इसके बीच जो है कुछ लाइनें ड्रा कर देंगे, एड यहाँ पे ड्रा कर देंगे विबग्योर, विबग्योर इस तरह उल्टा लिखेंगे GYOR, ठीक है, उल्टा कर। तो हमसे पूछ रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, जब व्हाइट लाइट स्प्लिट करता है प्रिज्म, ठीक है ना, उस वक्त जो है सबसे लीस्ट डिविएशन कौन सा कलर करता है? लीस्ट डिविएशन करता है हमारा रेड, ठीक है ना, ऊपर हमारा रेड होता है। विच कलर इज डिविएटेड मोस्ट, मोस्ट डिविएट कौन सा करता है? नीचे सबसे नीचे वाला करता है विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर, ठीक हो गया। तो ये वाले 2 हमसे पूछे थे, हमने कर दिया आंसर। एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एक तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होती है हमें इसको एक्सप्लेन करना है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद जो है हमें एग्जाम्पल्स देनी है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक्चुअल में हमारा एक इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट, ठीक है ना, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, ठीक, आप इस तरह से लिखेंगे, इन विच न्यू प्लांट्स are produced from the vegetative parts of an existing plant such as stem, root or leaf, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमें जो कह रहा है 2 एग्जाम्पल्स हमें देनी है, तो हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह से राइजोम्स की एग्जाम्पल्स होती है, ठीक है ना। राइजोम्स क्या होते हैं? हमारे पास जिस तरह से जिंजर है, ठीक है ना, या हमारे पास बेम्बू है, बेम्बू, ठीक है ना, या टर्मरिक है, टर्मरिक। तो इसका क्या होता है, हमारा जो इनका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ठीक है ना, वो वाले क्या करते हैं, हमारे जो है नए शूट्स और रूट्स जो है उनके अंदर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है नया प्लांट बनता है। इस तरह से हमारा जो दूसरी एग्जांपल हो सकती है, इसने 2 एग्जांपल्स का पूछा है। दूसरी है हमारी एग्जांपल्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो है कटिंग्स, ठीक है ना। कटिंग्स क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है, जिस तरह से हमारे रोजेस हैं, ठीक है ना, या हमारी ग्रेप्स हैं, ठीक, या हमारा मिंट होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो हमारा प्लांट का, ठीक है ना, पेरेंट प्लांट होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, कोई जो है पार्ट कट करते हैं, ठीक है, कोई ट्विग वगैरह जो है कट करते हैं, एंड जो है इसकी वजह से फिर इसको जो है हम कहीं पे जो है इम्प्लांट करते हैं, कहीं पे लगाते हैं, तो वहाँ से हमारा रूट्स एंड जो शूट सिस्टम है वो डेवलप होता है, एंड इस तरह से पूरा जो नया प्लांट है वो बनता है। What is the basic difference between asexual reproduction, sexual reproduction? Asexual reproduction, sexual reproduction, जो बेसिक डिफरेंस होता है हमारा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर जो है हमारे गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, 2 सेक्सेस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वो वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जनरली जो होते हैं आइडेंटिकल जो होती है ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमें कितने लिखने हैं? सिर्फ 2 मार्क्स हैं, तो 2 डिफरेंसेस जो है हमें लिखने हैं, ठीक है ना। एक तो हमारी एग्जांपल हो, एक तो हमने ये लिख दिया, इसको डिफाइन किया, ठीक है ना। दूसरा हमने आइडेंटिकल लिखा, या फिर इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से लिख सकते हैं, उसका लिखने का क्या तरीका होता है, जिस तरह से डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी करके आगे आप ऐसे कर देंगे कि डाइवर्सिटी जहाँ पे कम होती है, यहाँ पे लिखेंगे आप डाइवर्सिटी, आपको हाई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, इधर आप ऐसे करेंगे, रेजिस्टेंस टू डिजीज आप इसको ऐसे करेंगे। जस्ट इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये होता है जब हम जो है साइंस का क्वेश्चन लिखते हैं, हमें जो है रिस्ट्रिक्शन होती है वर्ड्स की, बट हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फिर हम एक एक वर्ड जो कीवर्ड होता है वो लिख देते हैं, एरो ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। एग्जामिनर खुद समझ जाता है इसका क्या मकसद है, बट एग्जाम्पल देना जो है ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए जो है जहाँ पे आप जो है इसके लिए भी एग्जाम्पल एक दे देंगे और उसके लिए भी एग्जाम्पल दे देंगे आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह से देंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन या बडिंग वगैरह, ठीक है ना, जो हमने ऊपर देखी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है आप जिस तरह से ह्यूमन की या मैमल्स की जो होती है बर्थ होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली हमारे जो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी चार्ज कितनी होती है। जिस तरह सपोज करते हैं इस वाले का जो है हम लिखेंगे कि द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कितनी है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹, ठीक है ना। ये वाली चीज़ जो है हम ऑलरेडी इसका हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतनी होती है। हमें बताना है कि एक कॉलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ हमें बताना है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक कॉलम के अंदर। तो एक कॉलम के अंदर हमारा होगा एक कॉलम डिवाइडेड बाय एक चार्ज कितनी है इस पे, ठीक है ना, 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है ना, इसमें आएगा हमारा 6.25 एंड ये जो हमारा 10⁻⁻⁹ है ये ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा हमारा ये, सॉरी, जब हम 1 डिवाइडेड बाई 1.6 करेंगे तो हमारा आता है 0.225, ठीक है ना, 0.625 आएगा। एंड जो हमारा ये 10⁻⁹ है इसका मतलब है ये ऊपर है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है ना। इसको अगर हम जो है प्रॉपर करके लिखेंगे, एक 10 यहाँ से हम जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻18 एंड इस वाले 10 को जब हम 0.625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6.25 × 10⁻18। तो इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक कॉलम के अंदर आएंगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा जो है दिख नहीं रहा, ठीक है ना, एनीवे यू कैन एडजस्ट दैट। तो ये वाला हमारा हो गया। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, गिव वन एग्जांपल, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हमारे एक्चुअल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। इसने क्या पूछा, ऑटोट्रॉफ्स पूछा। अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछा होता तो हम इसको अकॉर्डिंगली जो है हम बता दें कि न्यूट्रिशन का एक मूड है, बट इसने ऑटोट्रॉफ्स पूछा है मतलब ऑर्गेनिजम्स का बात कर रहा है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास जो कैपेबल होते हैं अपनी फूड खुद बनाने के लिए, ठीक है ना, खुद अपनी फूड जो है बना लेते हैं, ठीक है ना। किस किस चीज़ से, ये हमारी जो है रॉ मटेरियल से फूड बनाते हैं। जिस तरह से हमारा जो है सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट प्लस जो है आपका वाटर, ठीक है ना, प्लस आपकी जो एयर है, ठीक है ना, इनसे जो है ये अपनी जो है जो फूड है बना लेते हैं, ठीक है ना। एयर से जिस तरह से ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या सनलाइट जो है ये जो चीज़ होती है ये इनको हेल्प करती है अपनी फूड खुद बनाने में, ठीक है ना। ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जिस तरह से ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी फूड के लिए जो है प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, बट ये अपनी फूड जो है खुद जनरेट कर रहे हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इनकी, एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारा प्लांट, ठीक है ना, एक प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ जरूरी नहीं कि हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जिस तरह प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक जो है टाइप की न्यूट्रिशन करवाता है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है ना, फंजाई भी कुछ होते हैं, ठीक है ना। तो केमोसिंथेसिस एक और प्रोसेस होता है जो वो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। जब हमारा सी होता है, सी के नीचे जो हमारे नीचे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है केमोसिंथेटिक जो है न्यूट्रिशन का मूड होता है, वो भी ऑटोट्रॉफिक मूड होता है न्यूट्रिशन का। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने एग्जांपल दी प्लांट की, ठीक है ना। प्लांट के अंदर जो है एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद बनाता है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल से डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फूड बनाता है। एग्जाम्पल है हमारा प्लांट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 4 स्टेप फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड। अगर ग्रासलैंड के अंदर जो है हमारी 4 स्टेप का इसने बोला, ग्रासलैंड मतलब 4 ट्रॉपिक लेवल हों उसके अंदर। ग्रासलैंड जिस तरह ग्रासलैंड को क्या खाता है, ग्रास होपर, ठीक है ना। ग्रास हमारी ग्रासलैंड है, हम इसको लिखेंगे ग्रास, ठीक है ना। ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। एंड ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, हमारा फ्रॉग। एंड फ्रॉग को कौन खा रहा है, हमारा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग को हमारी खा रही है स्नेक या हॉग, ठीक है ना।
तो स्नेक खा रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरी, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है ना, हाईलाइट करके कि ये चीज़ हमने आंसर की। स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी जो हमारी वायर होती है उससे पास होती है, या जिस तरह से हम देखें जब करंट है किसी जगह से जो है पास होता है, ठीक है ना, अगर करंट जो है जिस कंडक्टर से पास हो रहा है, अगर उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कोई चीज़ रोक रही है, एक्चुअल में हमारा करंट कैसे फ्लो करता है? इस तरह फ्लो करता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे, ठीक है ना। बट अगर कोई ऐसी चीज़ को जब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करे एंड इसको कोई रोके, ठीक है ना, इसको कोई रोके, तब ये क्या करता है? जहाँ पे हीट डेवलप करता है, हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। ये हीट किस तरह से? जिस तरह से हमारे हीटर हैं, ठीक है ना, हमारे गीज़र जो हैं, ठीक है ना, हाँ, जिस तरह से हमारे जो और हमारे जिस तरह से हीटिंग बहुत से इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जिस तरह से ब्लोअर्स वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि हमारी जो हीट जो करंट है वो करंट ही एक्चुअल में जब किसी एक जो है पास होती है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस फेस करते हैं एंड हीट जनरेट होती है, ठीक है ना। तो हीट जनरेट होती है एंड इस हीट से जो है हमें फाइनली बहुत से हम इससे जो है हमें बेनिफिट्स होते हैं, हम इनको अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंगली, जिस तरह विंटर के अंदर जो है हम हीटिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जूल्स लॉ हमें क्या बताता है? जूल्स हमें लॉ बताता है कि जिस वक्त एक करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर से, तो उस वक्त कितनी हीट जनरेट हो सकती है, ठीक है ना, कितनी हीट किसी जो है हमारा कंडक्टर जो है उससे जनरेट हो सकती है, या किसी जो हमारा रजिस्टर होगा उससे कितनी हीट जो है जनरेट होगी। तो इसके लिए इसने बताया I²RT। तो जो हीट हमारी जनरेट होती है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, ठीक है ना, करंट के स्क्वायर पे, पहले कि कितना जो है इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है करंट आ रही है। दूसरा होता है रेजिस्टेंस, इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस कितना, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा इतनी जो है हीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। और टाइम पे, ठीक है ना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए जहाँ से जो है करंट जो है पास होगी, इतना जो है धीरे धीरे ये जो ऊपर है हमारा हीट जो है ओवरऑल जो है, आप देखेंगे जिस तरह हीटर पहले जो है ग्लो करता है, थोड़ा उसका जो कलर होता है वायर्स का वो डिम सा होता है, फिर जितना 10-15 मिनट के लिए जो है वो पूरा ग्लो करना शुरू कर देता है, मतलब टाइम जितना लगता है इतना जो है ये बढ़ता जाती है, हीट बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये ला हमारा बहुत ज़रूरी होता है, इसकी वजह से हम बहुत से हीटिंग एप्लायंसेस वगैरह जो है बनाते हैं, हमें हमारे जो बहुत से हमारी जो चीज़ें होती है, ठीक है ना, फ्यूज़ वगैरह जो होते हैं या वायर्स जिस तरह हमारी फिटिंग्स होती हैं घरों के अंदर, उन सब के अंदर जो है हम इस ला का जो है ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हमारी चीज़, इसको जब हम आंसर करेंगे 3 मार्क्स का है, तो इसके लिए हम है डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम के अंदर हम की दिखाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जो है जहाँ गीज़र वाला बना दीजिए, जहाँ पे एक बकेट है, बकेट के अंदर जो है आपने फॉर एग्जांपल जहाँ पे कुछ रखा हुआ है एंड इसको करंट आ रही है, जहाँ पे आप इस तरह से दिखा सकते, ठीक है ना। और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है आई का क्या मतलब, आर का क्या मतलब, टी का क्या मतलब, किस तरह से हीट जो है स्टेट, एक तो स्टेट करना है हमें ला, और दूसरा जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन के लिए जो है आपको डायग्राम जहाँ पे बनानी ज़रूरी है। वाई ए सीरीज अरेंजमेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इन ए सर्किट, ठीक है ना। तो सीरीज अरेंजमेंट को हम क्यों नहीं यूज़ करते? सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वायर है, ये हमारी फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक ही वायर आ रही थी, ठीक है ना, एंड हमारी जो होती है एक 2 तरह की वायर्स होती हैं, एक हमारी होती है न्यूट्रल वायर एंड एक होती है लाइव वायर, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये 2 वायर्स जो हैं, ये वायर हमारी जो है तारे जा रही जो वायर है हमने इसको इससे कनेक्ट कर रखा है एंड इसको इससे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हीटर, एंड जहाँ पे हमने क्या लगा दिया अपनी फ्रिज, जहाँ पे हमने क्या लगा दिया गीज़र, एंड जहाँ पे हमने बॉयलर वगैरह लगा दिया। बट आप देखेंगे अगर हम सीरीज़ में इस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट कर दें, होगा क्या कि जब करंट इसमें आएगी, ठीक है ना, पहले ये करंट कंज्यूम करेगा, फिर इसके लिए जो है कम करंट बचेगी, फिर इधर जो है आपको कम करंट मिलेगी, क्योंकि करंट जो है वो तो मतलब जितनी आ रही है आई उतनी है, और इनके बीच में जो है डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एप्लायंस होंगे आगे वाले, ठीक है ना, अगर हमने इस तरह से कनेक्ट करके रखे तो आगे वालों को जो है लाइट काम मिलेगी एंड वो जो है काम नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर जो है पावर नहीं मिलेगी। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने जो है एप्लायंसेस इनको पैरेलल में कनेक्ट करें, ना कि हम इस तरह से सीरीज़ में इसलिए कनेक्ट नहीं करते। तो इसके लिए आप डायग्राम भी बनाना यहाँ पे अगेन ज़रूरी है।
व्हाट इज मेंट बाय कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम जो है लंबे अरसे से, मतलब कन्वेंशनली काफ़ी लंबे लॉन्ग टाइम से जो है यूज़ करते आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं, ऑयल है हमारा जिस तरह से आप देखेंगे, ठीक है ना, ऑयल है या हमारा नेचुरल गैस है, ठीक है ना, ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं, या कोल है, ठीक है ना, मेजरली हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारी जो है वुड्स वगैरह हैं, ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, ठीक है ना। ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ऑब्जेक्टिव भी जो है पूछ सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, ये भी हमारी कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, इसको भी हम बहुत पहले से जो है यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है ना। लोग इंसान फेमिलियर हैं इसके साथ, ठीक है ना। इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है ना। दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, चाहे इनका दूसरा नाम है एग्जॉस्टिबल, ठीक है ना। ये एग्जॉस्ट होने वाले हमारे जो है एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, यूजिंग सिंस लॉन्ग टाइम, एंड ये तीन राइट नेम्स ऑफ टू साइज सोर्सेज। टू साइज सोर्सेज हमने क्या लिखा, ऑयल, कोल, फॉसल फ्यूल्स, और जो है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी हमने लिखे दो वाले, ठीक है ना। तो ये वाले जो वर्ड्स है आप एडजस्ट कर सकते हैं, इनके अंदर जो है आप लिखेंगे। व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है, इसको हम अक्सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक स्पीशीज से, मतलब एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारा जो है कॉपर है, ठीक है ना। ये कॉपर जब हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ, सिल्वर निट्रेट के साथ, NO3 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉपर निट्रेट, कॉपर NO3 2 और प्लस मिलता है सिल्वर, ठीक है ना। देखिए पहले क्या था, सिल्वर निट्रेट था, AgNO3 था, तो कॉपर ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, एंड इसने क्या बनाया, कॉपर निट्रेट। पहले क्या था, सिल्वर निट्रेट, इसने जो है सिल्वर को हटा के अलग कर दिया, क्या बना दिया, कॉपर निट्रेट। मतलब कि क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर ने जो है इसके आयंस जो हमारे सिल्वर के आयंस थे, ठीक है ना, इनको रिप्लेस किया एंड इसकी जगह बनाई, एंड ये वाला जो है हमारा जो है कंपाउंड जहाँ पे इसने बनाया। अगर इसको हमें बैलेंस्ड करना हो तो जहाँ पे जो 2 आ गया, हम इसको जहाँ पे 2 लिखेंगे, जहाँ पे जो है हमारा जहाँ पे CnO3 जिस तरह हमारा 2 है, ठीक है, सॉरी इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, Cu 1 है, Cu 1 है, NO3 हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे एंड 2Ag हमारे हो जाएंगे, ये हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये वाली होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट में जो है हमारे ट्रांसफर होते हैं। व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? कोरोजन होता है हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है, ठीक है ना, जिस तरह से हमारी आयरन शीट्स होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोरोजन क्या होता है कि कुछ जो हमारे वायर के हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ ये मेटल क्या करता है, जिस तरह से आयरन है, आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है एंड फेरस ऑक्साइड बनाता है। जब फेरस ऑक्साइड बनाता है तो धीरे धीरे जो है ये डिग्रेड होना शुरू होता है, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई पीस था हमें आयरन का, ठीक है ना, अगर इसको कोरोजन होगा, ठीक है ना, कोरोजन जब इसको होगा तो इसके जो अपने जो आटम हैं किसके, आयरन के, वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे फेरस ऑक्साइड के साथ एंड धीरे धीरे ये घटता जाता है, ठीक है ना, कम होता जाता है एंड इसकी वजह से जो है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है कम हो जाती है एंड ये खुद ही जो है डिग्रेड हो जाता है। तो अब जो है हम कोरोजन को बेसिकली रोकते कैसे हैं, ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल जो होती है केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है ना, इसी के एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम इसको रोकते कैसे, हम इसको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं? या तो ऐसी चीज़ें फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम आयरन की बात करें, आयरन को कौन कोरोड कर रहा है, जिस तरह से अगर मॉइस्चर होगा या मॉइस्चर के अंदर ऑक्सीजन होगा, ये चीज़ें जो है आयरन को कोरोड कर रही। अब हम एनवायरनमेंट को ही ऐसा बना दें कि ये जो है जहाँ पे ये चीज़ें ना हों तो ये वाला जो है कोरोड नहीं होगा। एक तो एनवायरनमेंट को जो है हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हैं, एक हमारे पास ये मेथड होता है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ताकि हम जो है कोरोजन को प्रिवेंट कर पाएँ। दूसरा हमारे पास मेथड होता है जिसको हम कहते हैं जनरली, जिसको हमने नाम सुना है गैल्वेनाइजेशन वगैरह का, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स।
ये क्या होता है, जिस तरह से हम जो है कुछ मेटल्स को ऊपर से पेंट कर देते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोल्स जो लगते हैं उनको ऊपर से पेंट कर रखा होता है। पेंट क्या करता है, इस आयरन को जो है जल्दी एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता, एंड जो है जहाँ पे जो है प्रिवेंशन रुकी रहती है। या इसके हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग का जो है इलेक्ट्रो प्लेटिंग मेथड होता है, जिसके अंदर जो है हम प्लेटिनम को कोट करते हैं किसके ऊपर, आयरन वगैरह के ऊपर। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जिस तरह से सैक्रिफिशियल एनोड्स मेथड भी होते हैं, जनरली ये वाले 3 मेथड जो है हम यूज करते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट इज प्लांट हार्मोन? नेम 2 प्लांट हार्मोन्स एंड स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच, ठीक है ना। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, हमें 2 प्लांट हार्मोन बेसिकली हमारा एक जो है केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो हमारे प्लांट्स हैं प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये एक्चुअल में रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्लांट की होती है इनको रेगुलेट करते हैं हमारे ये जो केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट प्रोड्यूस करता है, इसी को हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। 2 प्लांट हार्मोन्स का नाम बताइए। जिस तरह से हमारे पास है ऑक्सन्स, ठीक है ना, एंड दूसरा हमारा जो है जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल कौन सा आप दे सकते हैं, जिस तरह से जिबरेलिन्स, ठीक है ना, GIBBERLLINS, ठीक है ना। तो चलिए अब इसने कहा कि स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच, इन 2 का जो है एक एटलीस्ट हमें एक जो है फंक्शन बताना होगा, ठीक है ना। जिस तरह हमारा जो ये एक्सन्स हैं, ये इपिकल डोमिनेंस जो है, इपिकल डोमिनेंस जो है हमें दिखाता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है इपिकल डोमिनेंस ऑफ प्लांट, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि प्लांट जो है टिप वाले साइड से जो है ऊपर ज़्यादा जो है बढ़ता है, ठीक है ना, और जो इसका लेटरल साइड होता है उसकी जो बडिंग्स होती हैं उनको सप्रेस करता है, ठीक है ना। ये हमारा जो है फोटोट्रोफिज्म जो है हमारा लाइट की तरफ बेंड करता है प्लांट को, ठीक है ना। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। इस तरह से ग्रेविटिज्म भी जो है, ग्रेविटिज्म जो है ठीक है ना, रिस्पॉन्ड जो करता है ग्रेविटी को। ये वाले जो 3 काम है एक्सन की वजह से होते। हमें एक फंक्शन बताना था, हमने 3 बता दिए। जिबरेलिन्स का देखेंगे। जिबरेलिन्स हमारा जो होता है ये स्टेम एलोंगेशन को प्रमोट करता है, स्टेम एलोंगेशन को प्रमोट करता है, ठीक है ना, और सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। एंड फर्दर ये सीड जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये वाले जो हैं इसके ये आल्सो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग कुछ प्लांट्स के अंदर, और स्टिमुलेट करता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना, स्पेशली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो ये आप लिख सकते हैं, कुछ भी 2 जो है आप लिख सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ ड्राई नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ए फ्लावर शोइंग इट्स वेरियस पार्ट्स व्हाट आर स्टेमन कार्पल इन ए फ्लावर, ठीक है ना। तो एक जो है प्लांट, हम जो है प्लांट की जो है शेप बना सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने बनाया एक प्लांट के पेटल, ठीक है ना, पहले मैंने पेटल बनाए एंड ये मैंने पेटल बना दिया, एंड यहाँ पे ये जो नीचे होते हैं ग्रीन वाले इनको हम कहते हैं सेपल, ठीक है ना, सेपल, एंड ये वाले हमने बनाए पेटल। अब पेटल इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो होती है हमें दिखानी है ओवेरी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला जो है हमने दिखाया, ये हमारा क्या है, ओवरी, और इसके बाद हमें क्या ड्रा करना होता है, स्टेमन एंड इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी, ठीक है, स्टाइल एंड स्टेगमा, ये 3 दिखाने हमें जो ज़रूरी थे। इसके ऊपर क्या होते हैं हमारे पॉलन्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये अगर मेल की हम बात करें ये हमारा होता है, ठीक है ना। अगर स्टेमन की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाना है, एक तो दिखाना है हमें ये वाला होता है इसके अंदर बेसिकली एंथर, एंड दूसरा जो इसकी स्टेम होती है तो हम कहते हैं फिलामेंट, इन 2 को हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है ना। एंड ये वाला जो है आपका तो मैं काट देता हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
ये नीचे जो है इसको ओवरी कहते हैं, ये जो है ये वाला जिसने इसको होल्ड करके रखा है स्टिग्मा को, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्टाइल, एंड इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्पल, ठीक है। तो जस्ट बाकी जो है बाकी आप लिख सकते हैं पेटल इसमें कौन सा है, पोलो में कौन से हैं, बट ये वाले जो है 3 जो इसने पूछे हैं एग्जाम के अंदर, जिसका हमें जो है स्पेशली बोल रहा है स्टेमन एंड कार्पल को जो है आप फ्लावर के अंदर जो है बताइए, ठीक है ना, स्टेमन क्या होता है, कार्पल क्या होता है। तो बाकी जो है आप लिख सकते हैं, बट स्टेमन एंड कार्पल को किस तरह से, ये हमारे एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। स्टेमन एंड कार्पल एक फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। स्टेमन जो होता है ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना, एंड ये कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट, वाइल जो हमारा कार्पल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना, और ये कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। व्हाट इज मेंट बाय एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स? एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ईच। एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे वो ट्रेट्स होते हैं जो हमारे जो है डेवलप होते हैं जब हम इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो नेचुरली हमारे जो है जीन्स के अंदर नहीं आते, ठीक है ना, बट जो है हम लेटर जो है एक इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपने एनवायरनमेंट से और एक्सपीरियंस से जो है जो ट्रेट एक्वायर करता है हम उनको कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर है या कोई किसान है, जब वो काम करता है अगेन एंड अगेन, जब वो जो है हार्ड काम करता है या टूल्स का यूज़ करता है, तो उसके पैरों पे या हाथों पे आप देखे होंगे कुछ मतलब सख्त किस्म की जो होती है सेकंड डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, हम उसको कहते हैं कैल्यूसस, ठीक है। जिस तरह से कैल्यूसस डेवलप होती है किसी फार्मर को जब वो जो है रिपीटेटिव वर्क करता है एंड कंटैक्ट में आता है टूल्स के, ठीक है ना। एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स हमारे वो वाले ट्रेट्स होते हैं जो एक्चुअल में हमें ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, हमारे पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर्स होते हैं थ्रू जीन्स, ठीक है ना, थ्रू जीन्स, ये वाली चीज़ जो मेंशन करनी ज़रूरी है, थ्रू जीन्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे जिस तरह से हमारा आई का कलर होता है, हमारे स्किन का कलर होता है, या हमारे हेयर का कलर होता है, या उनका टेक्सचर होता है, ये हमें जो है इनहेरिटेड मतलब हमारे पेरेंट्स से ये वाले ट्रेट्स आते हैं। एक्वायर्ड हमारे वो होते हैं जो हम जो है एनवायरनमेंट से सीखते हैं या डेवलप हो जाते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन डिफरेंट मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। पहले आप न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड को, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। इतना हो गया डिफाइन, सफिशिएंट है, ठीक है ना। एक्सप्लेन डिफरेंट मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन को जो है हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इनके साथ जो है हम एग्जांपल भी देंगे। ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिस तरह हमारा किस किस के अंदर होता है, जिस तरह से हमारा हमने अभी देखा प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, या अलगी कुछ होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। ये ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है करते हैं, ये अपनी सिंथेसाइज फूड खुद ही कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, डायरेक्टली। और जो हमारा दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रिशन का मूड होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी जो फूड है, ठीक है ना, वो लेता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पर हम देखें एनिमल्स, फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह जो है जाते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। बट क्वेश्चन का अनदर पार्ट है, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है क्यों ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेशली जब जहाँ पे आप लिखेंगे, एक तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर लिखेंगे आप हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो हमने कल देखे थे सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, ठीक है ना, या फिर पैरासिटिक, ये 3 भी आप जो है उसके साथ मेंशन कर देंगे क्योंकि 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले डिफाइन न्यूट्रिशन, फिर ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल, देन इसके नीचे सेप्रोट्रॉफिक 2 डिफाइन नहीं भी किया, लिख भी दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है होलोजोइक एंड उसके बाद जो है आपका पैरासिटिक, इनकी एग्जांपल डिफाइन नहीं भी किया, ठीक है, सिर्फ इनको लिखा एंड आगे एग्जांपल दी किसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है हमारा व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जो हमें एड्रेस करना है।
इसके लिए जो है आप जो है इस तरह से बना सकते हैं चार्ट, या इस तरह से माइंड मैप बना सकते हैं, जिसके अंदर जो है आप दिखा सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वेरियस रीजंस के लिए जो है नेसेसरी होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, एनर्जी है जिस तरह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है बहुत से लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है ग्रोथ एंड रिपेयर का, दूसरा पॉइंट बिल्डिंग ब्लॉक है ये ग्रोथ एंड रिपेयर का, और ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर होते हैं एक्चुअल में सिंथेसिस करने के लिए, जो एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़ वगैरह के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये मेंटेन करते हैं पीएच बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी। तो एक्सक्रीशन को जो है आप डिफाइन करेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है ठीक है ना, बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। ये एक एसेंशियल प्रोसेस होता है जो हेल्प करता है हमें प्रॉपर फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी की होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और जो हार्मफुल हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट ना हो, जमा ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ये हमें जो है ये प्रोसेस जो है हेल्प करता है, ठीक है। अब जो है हमारा जो है इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक तो आप डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर आप दिखाएंगे किडनी, फिर ठीक है ना यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथा वगैरह, ठीक है। तो ये वाली होगी एक आपकी ये डायग्राम। डिफाइन एक्सक्रीशन के अंदर डायग्राम मैंने बनाया था, कभी आप इधर बनाते कभी आप इधर बनाते, ठीक है। फिर एक तो आपने ये डायग्राम बनाई एंड दूसरी आप बनाएंगे नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ए किडनी, ठीक है ना, और दूसरी आप जो है नेफ्रॉन की जो है डायग्राम बनाएंगे। तो दूसरा जो है हमारा पार्ट क्लियरली जो बता रहा है वो नेफ्रॉन के बारे में बता रहा है। द एक्सक्रीटरी यूनिट जो हमारी किडनी का होता है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है ना। फिर नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड को फिल्टर किया जाता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको रिमूव किया जाता है। वोमेन कैप्सूल्स का जो है उसके अंदर ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, ठीक है ना। हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं या ट्यूब्यूल होता है या कॉइल्ड ट्यूब होता है, ठीक है ना, इनका क्या काम होता है, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं एंड एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है भेजे जाते हैं एंड एक्सक्रीटेड जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको जो है यूरिन के साथ मिलाकर बाहर जो है आउट किया जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है आपके क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। हमें जो है एक रे डायग्राम बनानी है एंड इमेज की जो फॉर्मेशन है दिखानी है। कन्वर्जिंग लेंस जो होते हैं इनके अंदर जो है डायग्राम्स बनानी है एंड उसी को जो है एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मॉडल पेपर्स के अंदर शायद था एंड वहाँ पे हमने किया है। डाइवर्जिंग लेंस जो है हमारे, ठीक है ना, डाइवर्जिंग लेंस हमारे कौन से होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस हमारे होते हैं जे वाले, ठीक है ना, जे होते हैं हमारे डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस एंड हमारे कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, जे वाले जो कन्वर्ज करते हैं रेज को, इनको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, को हम कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है ना। डायग्राम बनाएंगे एंड देन उनको डिफाइन करेंगे एज ऑलरेडी ये वाला हम जो है पहले डिस्कस करें, ठीक है ना। देन वी हो ये नहीं कर सकते तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। डायरेक्ट बोल रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमें स्टेट करने हैं एंड एक्सप्लेन करने हैं। हमारे पास कितने होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आप जो है इस तरह से ग्लास स्लैब वाला एक तो वो वाला आप जो है डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, किस तरह से जो है रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना। तो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, हमारी जो इंसिडेंट रे होती है या रिफ्रैक्टेड रे होती है या नॉर्मल होता है, ये एक इंटरफेस पे जो है सेम प्लेन पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये तो होता है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है, हमारा जो साइन ऑफ आई होता है, ठीक है ना, एंगल आई जो होता है, ठीक है ना, या साइन ऑफ एंगल आर जो होता है, ठीक है ना, इंसिडेंट यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये हमारे कंस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, कंस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए भी, ठीक है ना। एंड वहीं पे आपको बता रहा है कि एक लेबल डायग्राम भी बनाइए। तो ये वाली जो है इसके अंदर आप इंसिडेंट रे बताएंगे, नॉर्मल रे बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो है आपकी, ठीक है ना। तो ये वाले जो है इस तरह से आप जो है इसके अंदर बताते हैं, आपने जो है लेबल करेंगे इनको। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आप जो है इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ना जो है एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम पहले कर चुके हैं। व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है ना। कार्बन आइटम की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन आइटम की यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर जो है 4 हमारे पास जो है इसको हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 की होती है,
ठीक है ना। अब ये वाली जो वैलेंसी होती है ये एक इसको यूनिक कैरेक्टर देती है। वो यूनिक कैरेक्टर इसका क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो हमारे कार्बन आइटम होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो है 4 एटम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, जनरली जो है इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है कार्बन को अपना जो है ऑर्बिट, आउट शेल जो इसका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको फिल करने के लिए। एंड ये जो कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर डेवलप होता है, इसकी वजह से बड़े बड़े चेंज जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। एंड ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो प्रॉपर्टी होती है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हमें हाउ दिस प्रॉपर्टी हेल्पफुल टू अस, ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हमारे जो है बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं, लंबे चेन्स बनते हैं, वो ऑर्गेनिक टाइप के भी बनते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं इनऑर्गेनिक टाइप के भी बनते हैं, ठीक है ना, और कुछ हमारे जो हैं कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी जो हैं इस कार्बन की वजह से बनते हैं, कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये होता है कि कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, वो सारे जो है एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है एक मेजर एंड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सभी लिविंग बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद पूछता है हमें एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड व्हाइल ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। डायमंड हार्ड क्यों होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, ठीक है ना। डायमंड एंड ग्रेफाइट जो हैं एक्चुअल में एलोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना, एलोट्रॉफ्स होते हैं कार्बन के। अब डायमंड हार्ड क्यों होता है, डायमंड हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना डायमंड का, ठीक है ना, एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है 3 डायमेंशनल लैटिस बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये डायमंड को स्ट्रांग एंड रिजिड करता है। दूसरी तरफ हम देखें ग्रेफाइट जो हमारा होता है इसका सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ये सॉफ्ट होता है। इसकी वजह यह होती है कि इसके जो कार्बन आइटम होते हैं वो जो है दूसरे 3 कार्बन आइटम्स के साथ जो है फ्लैट किस्म की हेक्सागोनल अरेंजमेंट की तरह जो है हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। हेक्सागोनल जो है अरेंजमेंट होती है, एक कार्बन आइटम जो है दूसरे 3 कार्बन आइटम्स के साथ जहाँ पे जुड़ा होता है, जहाँ पे एक इस बल्कि डायमंड के अंदर जो है एक कार्बन आइटम दूसरे 4 कार्बन आइटम्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। अब जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है एंड फ्लैट्स हेक्सागोनल अरेंजमेंट जब होती है तो इस तरह लेयर पे लेयर्स जो है बनती है, ठीक है ना। अब एक लेयर जो है दूसरी लेयर पे इजीली स्लाइड कर जाती है, ठीक है ना। यही वजह होती है कि ग्रेफीन हमारा जो है सॉफ्ट होता है। तो इसके अंदर जो है आपको एक तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड डायमंड की जो है एक तो यहाँ पे भी डायग्राम्स जो है आपको बनानी पड़ेगी। एंड कार्बन जो है कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जिस तरह से मीथेन वगैरह या ठीक है ना, या कुछ और जो है बड़ा जो आपको कोई कंपाउंड या जे वाले जो हैं इनका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है ना, जस्ट टू लेट नो, ठीक है ना, एग्जामिनर के हाँ आपको बहुत सी चीज़ें पता है। व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है आटम्स का जो डिटरमाइन करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है डिटरमाइन, इंग्लिश में लिखना हो द फंक्शनल ग्रुप इज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमाइंस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो है फिर आगे पूछ रहा है राइट 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, तो 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स आप क्या क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो हमारा होता है, ठीक है ना, OH, ठीक, देन ये किसके अंदर होता है हम आपका ये होता है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है हमें जो है अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना, और इनके जो इसके जो बनते हैं इससे इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं उनकी एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दूसरा आप कौन सा देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मोस्ट पॉपुलर कार्बोनाइल ग्रुप हमारा होता है, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है एल्डिहाइड्स, केटून्स, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, ठीक है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डेवलप करने के लिए, जिस तरह से रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स और एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज इसकी रहती है। इस तरह से हम जो है आप और कौन सा लिख सकते, अमाइन ग्रुप, ठीक है ना, अमाइन ग्रुप, ठीक है, एंड NH2 करके, ठीक है।
तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा अमाइंस एंड अमाइनो एसिड्स में, ठीक है ना। और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के अंदर ये डेवलप करता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी बेसिसिटी, ठीक है ना, और जो है एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो सबके साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेसिसिटी के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये वाला जो हमारा होता है ये न्यूक्लियोफाइल्स के तरफ जो है रिएक्टिविटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट्स की जो है प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स के अंदर। नीचे आते हैं, इनको देखते हैं क्या बोल रहा है इनका। नेम द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके फंक्शनल ग्रुप का हमें जो है नाम बताना है, ठीक है ना। पहला जो है हमारा कौन सा है? CH3COOH, ठीक है ना। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा? ये वाला है, ठीक है ना, COOH। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? COOH, ठीक है। दूसरा इसको देखते हैं, ये वाला हमारा क्या है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो है ये हमारा जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। तो ये हमारा CHO क्या होता है? CHO, ठीक है। ये हमारा CHO होता है एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है हमारा इसके अंदर। CHO हमने सेपरेट किया, इस तरह से आप लिखेंगे। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर हमारा जो है ये वाला है OH, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइल, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ये है आपका OH। इसके साथ ही ये वाला जो है आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आई एम सॉरी कि इसके अंदर जो है काफ़ी टाइम लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय।